हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है केमोऑस्मोसिस इन प्लांट्स एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले समझते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, जो केमोऑस्मोसिस की प्रोसेस पे इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, आप लोग समझते देखे होंगे कि जब भी किसी प्लांट्स में या एनिमल में जब भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउट में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब इनर में प्रवेश करते हैं तो एक वहां पर ग्रेडिएंट उत्पन्न करता है। एक्चुअल में जो सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम देखें बिना एनर्जी लॉस किए, तो वो जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है जो भी सब्सटेंस होते हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरे तरफ प्रवेश करते हैं। यहां पर अगर हम डिफ्यूजन को थोड़ा सा और समझें, जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं से सपोज करते एक जो है यू नली ले लेते हैं। एक यू नली है ये, और इस यू नली के बीच में यहां पर एक जो है हम लगा देते हैं, जैसे कुछ बाउंडेशन का लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, और इसको मान लेते हैं ए ट्यूब और इसको मान लेते हैं बी ट्यूब। इस ए ट्यूब को पूरा वाटर से फिल कर देते हैं, पूरा वाटर से ये फिल रहता है, और बी ट्यूब को जो है हम केवल वाटर से यहां तक इसको फिल कर देते हैं। तो अगर इस बैरियर को यहां से हटा लिया जाए तो आप क्या देखेंगे, जो वाटर होता है वो वाटर ए से बी वाले ट्यूब की ओर प्रवेश करना शुरू कर जाएगा, ए से बी की ओर जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बी से ए की ओर आए? अगर हम इसको हटा दें इस बैरियर को, तो क्या बी से ए की ओर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसको प्रतिदिन देखते रहते हैं कि जब भी जहां पर हायर वैल्यू होता है, उस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर, चाहे वो उसमें कोई भी, चाहे उसमें प्रेशर हो रहा हो या अमाउंट की बात कर रहे हो या चार्ज की बात करो, ये सभी जो होते हैं वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर जाते हैं। हमारा दिमाग में इस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग इसको प्रतिदिन अपने जीवन काल में देखते हैं कि जो हायर कंसंट्रेशन है उससे जो है अगर कोई भी एनर्जी फोर्स ना दिया जाए तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, या इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। हालांकि इसमें डिफ्यूजन के साथ साथ एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, जैसा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ आयंस और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको जो है मूव कराने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी प्रेजेंट होता है। तो एक चीज तो यहाँ पर ध्यान हो गया कि जो हायर वैल्यू होता है उस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर ही जो है हमेशा जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, और इस जो डिफरेंस होता है, ये हायर वैल्यू एंड लोअर के वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, तो इसको हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो ग्रेडियंट को कहते हैं डिफरेंस। ग्रेडियंट को डिफरेंस भी कह सकते हैं। किसके बीच डिफरेंस? कहीं पर भी जो भी कंसंट्रेशन वहां पर प्रेजेंट है, उस कंसंट्रेशन में जो हायर वैल्यू है और लोअर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम उसका ग्रेडियंट के जो है कहेंगे। इस तरह से जो भी डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, उस डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अनुसार कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस हमेशा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर गति करता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी फोर्स हम जो है ना दे, तो वहां पर जो भी डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसके अनुरूप सभी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो ये तो थी। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप लोग को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये परमिएबल भी नहीं है और ना ही इम्परमिएबल है, बल्कि होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि यह जो है कुछ चुने हुए सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर आने जाने देते हैं। तो जो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल की भांति कार्य करती है, जो सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर आने या बाहर जाने जो है दे सकती है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में और समझें कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक हाई लेवल है, बहुत ही ऊंची एक बिल्डिंग है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एमजीएच से, इसकी एमजीएच और इसकी एमजीएच। तो हम देखेंगे जो ऊपर है ये बिल्डिंग, इसकी एमजीएच की जो होगी एमजीएच, ये हाई वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कैसी होगी? बहुत ही हाई होगी। जबकि इसका एमजीएच कैसा होगा?
ये बहुत ही लो वैल्यू इसकी होगी। तो ये हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहां से जब हम कोई भी चीज गिराएंगे, जब यहां से कोई भी चीज गिराएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी का लूज होगा, यानी एनर्जी वहां पर लूज होगी। जब हम इस हाई, इनकी जो हाई वैल्यू है, उस हाई वैल्यू से किसी सब्सटेंस को इसको नीचे की ओर गिराएंगे तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होती है। इसी एनर्जी जो लूज हो रहा है, इसी एनर्जी लूज को हम लोग कीमोऑस्मोसिस की प्रक्रिया में यहां पर पढ़ेंगे। तो कीमोऑस्मोसिस पे क्या पढ़ना है, मेन हम लोग को ध्यान देना है कि जो हाई वैल्यू होता है जब वो धीरे धीरे लो वैल्यू की ओर मूव करता है तो उससे वहां पर एनर्जी लूज होती है, और उसी एनर्जी का यूज जो है किसी भी मैकेनिज्म में हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बैटरी है, उस बैटरी में एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो यानी कि यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर अधिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब इन दोनों को हम यहां से एक जो है बल्ब से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बल्ब से जोड़ देते हैं दोनों को। अब क्या करेगा, यहां से जो करंट फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा वो इधर से इधर की ओर आएगा, इस नेगेटिव से पॉजिटिव वाली वैल्यू की ओर प्रवेश करेगा। और आपको भी पता है कि जब जो है हाई वैल्यू से लो वैल्यू की ओर करंट का फ्लो होता है तो इससे एनर्जी लूज होती है। और जब ये एनर्जी लूज होती है और जब यहां से ये निकलते हुए जो करंट है वो पास करता है, और जैसे इस बल्ब के पास पहुंचता है ये बल्ब यहां पर जल उठता है, क्योंकि यहां पर जो हाई एनर्जी है वो हाई वैल्यू है, उस हाई वैल्यू से जब लो वैल्यू की ओर कोई भी जो चार्ज होता है वो चलता है तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लूज होती है। और उस एनर्जी का यूज हम जो है इलेक्ट्रिक चीजों में या इलेक्ट्रिक जो उसमें जैसे बल्ब है उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि जो ग्रेडियंट होता है, सभी कोई भी पदार्थ होता है वो अपने जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट को यानी डिफरेंस को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, और यही डिफरेंस को मिनिमाइज कर रहा है यहाँ पर ए ट्यूब वाले जो वाटर है। जैसे इसको हटाएंगे तो ये ए ट्यूब का जो वाटर है वो बहुत ही इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा, और यहां से वाटर इस बी वाले ट्यूब में आते लगेंगे। और कब तक आएंगे, जब तक दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता है तब तक वो जो है अपने डिफरेंस को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। तो जो ग्रेडियंट उस ग्रेडियंट को मेंटेन करना ही यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसी को समझते हैं कि इन सब को समझ लेते हैं कि किस प्रकार एक केमियोऑस्मोसिस की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको समझेंगे अब केमियोऑस्मोसिस में कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से जो हाई वैल्यू है उस हाई वैल्यू से जब लो वैल्यू की ओर कोई भी प्रेशर हो गया, अमाउंट हो गया या चार्ज होता है, जब वो जाता है तो वहां पर एनर्जी लूज होती है। तो ये चीज को यहाँ पर देखना है। देखिए फोटोफॉस्फोरिलेशन समझते हैं उसके पहले, केमियोऑस्मोसिस से पहले। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस होती है ये प्लांट्स में होती है। जैसे आप प्लांट्स में देखे होंगे, इन प्लांट्स में लाइट्स के प्रेजेंट में, जब लाइट प्रेजेंट होता है तो लाइट के प्रेजेंट में ही जो उसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उस क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लाइट के प्रेजेंट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इन क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में भी एडीपी जो होता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करता है और ये यहां पर एटीपी का निर्माण करता है। बट ये क्या हो रहा है कि यहां पर फॉस्फोरिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जबकि अगर हम इसी चीज को, जो एटीपी होता है, एटीपी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो प्लांट्स और एनिमल, जो प्लांट्स और एनिमल है इनकी अगर हम बात करें, इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो होता है यहां पर भी जो है एडीपी है, वो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इससे हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर लाइट के एब्सेंस से पूरी प्रक्रिया हो रही है फॉस्फोरिलेशन। ये लाइट के एब्सेंस से प्रोसेस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि
क्लोरोप्लास्ट में जो होता है यह लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ये जो है हायर प्लांट्स में होता है, और हायर प्लांट्स में, जबकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है ये रिस्पायरेशन की एक प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये प्लांट्स एंड जो एनिमल सेल है उन दोनों सेल्स में होता है। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और कैसे होता है एटीपी का फॉर्मेशन, यही हम लोग को समझना है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के द्वारा किस प्रकार से केमियोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं थाइलिक्वाइड। आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलिक्वाइड होती है, और थाइलिक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं, और जो स्ट्रोमा भाग होता है उस पर डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होती है। लाइट रिएक्शन मींस वहां पर लाइट जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी उसको हम कह सकते हैं। अब यहां पर होता क्या है देखेंगे आप लोग, मैं एक बना ले रहा हूं थाइलिक्वाइड, समझ लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक थाइलिक्वाइड, बड़ा सा थाइलिक्वाइड बना रहे हैं, ये थाइलिक्वाइड है। थाइलिक्वाइड जो होता है पता है ये बाइमेम्ब्रेनस होता है। एक और इस पर मेम्ब्रेन बना ले रहे हैं, ये हो गया। तो ये क्या है, ये थाइलिक्वाइड है। क्या है, थाइलिक्वाइड है, थाइलिक्वाइड। थाइलिक्वाइड इसके जब ग्रुप मिलेंगे आपको, इसमें केवल एक सिंगल थाइलिक्वाइड का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये थाइलिक्वाइड जब आपस में एक सिक्के के ढेर बनाती है तो इसी को हम लोग ग्रेना के नाम से जानते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन होता है। ये थाइलिक्वाइड है, और इसके बाहर जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्ट्रोमा भाग है। अब पूरा मैं कहीं भी एक लिख दे रहा हूं जैसे ये स्ट्रोमा भाग है, तो ऐसा नहीं कि केवल इधर की ओर स्ट्रोमा है, बल्कि इधर भी स्ट्रोमा है, इधर भी स्ट्रोमा है, नहीं, इसके चारों ओर जो होता है स्ट्रोमा होता है। कह सकते हैं थाइलिक्वाइड सराउंडेड बाय स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, जहां पर डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया होती है। और ये थाइलिक्वाइड, इस थाइलिक्वाइड का ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। ये क्या है, ये ल्यूमेन है, जो उसकी कैविटी, यानी कि ये एक ल्यूमेन हो गया जो थाइलिक्वाइड का ल्यूमेन है। इसके बाहर जो है ये स्ट्रोमा की ल्यूमेन कहलाएगी। तो आपको यहां पर क्लियर हुआ कि थाइलिक्वाइड है जो बाइमेम्ब्रेनस होता है, और ये ल्यूमेन होता है। दो चीज और होता है, आपने जब इसको लाइट रिएक्शन पढ़ाए थे हम, आप उसको वीडियो जरूर देखिएगा अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पर ही डिपेंड होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस। तो यहां पर एक बनाते हैं, ये मान लेते हैं पीएस सेकेंड है, पीएस सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड, और एक बना लेते हैं पीएस फर्स्ट। ये हो गया पीएस फर्स्ट। तो ये यहां पर पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट यहां पर आता है। अब इसमें क्या होता है कि पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट जो है, ये यहां से आपको पता है कि जो पूरी की पूरी, यानी कि जहां पर फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो प्रक्रिया होती है, यहां पर हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर जब भी प्रोटॉन प्रवेश करेगा, यानी प्रोटॉन आएगा, तो वहां पर एनर्जी लूज होगी, और उस एनर्जी के उपयोग करके ही जो है वहां पर एटीपी का सिंथेसिस होगा, यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आपको यहां पर बहुत ही क्लियर है। अब क्या है कि स्ट्रोमा की हम लोग बात करें, जो स्ट्रोमा पूरा पार्ट है, इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की मात्रा बहुत अधिक जो है प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस स्ट्रोमा में क्या है, प्रोटॉन जो है अधिक मात्रा में पाते हैं, जिसको हम लोग S पॉजिटिव के से डिनोट कर सकते हैं। किसके तुलना में, जो यहां पर थाइलिक्वाइड का ल्यूमेन होता है, इस थाइलिक्वाइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा कम होती है, जबकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की मात्रा अधिक होती है। यानी हायर वैल्यू ऊपर है और लोअर वैल्यू यहां पर प्रेजेंट होता है। अब यहां पर देखिए तीन प्रकार से यहां पर फॉस्फोरिलेशन हो गया, यानी तीन प्रकार से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की क्वांटिटी है ऊपर, इस प्रोटॉन की मात्रा को स्ट्रोमा वाले भाग में कम करके ल्यूमेन वाले भाग में प्रोटॉन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और जब इस प्रक्रिया में, यानी इस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर प्रोटॉन इंसर्ट करेगा, प्रवेश करेगा, तब यहीं पर जो है एनर्जी लूज होगा, और उसी एनर्जी का यूज जो है एटीपी सिंथेसिस यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया में
किया जाएगा। जैसे कि पहला प्रोसेस फर्स्ट कैसे होता है देखेंगे। आप लोग को पता होगा जो पीएस सेकेंड होता है, इस पीएस सेकेंड में हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पर जो H2O होता है, इस H2O का विघटन होता है और यहाँ से 2OH नेगेटिव एंड प्लस 2H पॉजिटिव निकलता है, जो है रिमूव होता है। अब देखिए पहले प्रोसेस में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस के द्वारा इस ल्यूमेन में प्रोटॉन के नंबर्स को यहाँ पर इंक्रीज किया गया, प्रोटॉन्स के नंबर को इंक्रीज यहाँ पर किया गया। अब ये जो हाइड्रोक्सिल है ये 2OH नेगेटिव है, यह पुनः जो है प्रोटॉन के साथ मिल करके वाटर का 2OH नेगेटिव जो है ये पुनः जो है H2O का एक मॉलिक्यूल्स बना लेगा और ये जो दो प्रोटॉन है वो यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। अब इसके साथ इसमें जो है एक एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो वहां पर जो है 2OH नेगेटिव एंड 2H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रिमूव होगा, यानी कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करेगा यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। और इसके साथ में जो यहाँ पर प्रोटॉन है इस स्ट्रोमा वाले भाग में, ये प्रोटॉन को भी जो है जो प्लास्टोक्यूनोन है वो इसको कलेक्ट करेगा। अब क्या होगा, इसको हम वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि प्लास्टोक्यूनोन जो है प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मिलकर के यहाँ पर बना देता है प्लास्टोक्यूनोन यानी PqS2 का निर्माण यहाँ पर करता और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फिर से मूव करा देता है। अब ये जो PQ है ये PQ क्या हो जाएगा, अब ये PQ कन्वर्ट हो जाएगा PqS2 में, PqS2 में, और फिर से जो PQ है ये PqS2 से PQ कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो S2 है ये S2 फिर से अंदर की ओर यहाँ पर यानी कि 2S पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल, यानी कि ल्यूमेन के अंदर प्रवेश कर जाएगा। दूसरा फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। हालांकि यहीं से एक और चीज जुड़ा होता है, यहीं पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा होता है। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पंप का काम करता है। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है इस PqS2 से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, ये इसकी हेल्प करता है। जो PqS2 है यानी कि PQ को PqS2 करने में यानी कन्वर्ट करने में यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ये इसमें हेल्प का काम करता है और ये पंप के रूप में कार्य करता है। तो ये हेल्पिंग रहता है और इसके साथ में यहीं से जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को यहां से आगे की ओर मूव करा दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और जाता है जो प्लास्टोसाइन होता है उस वाले भाग में यहाँ पर प्रवेश करता है प्लास्टोसाइन में, और इस प्लास्टोसाइन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को भेज देता है इस वाले क्या नाम है PS फर्स्ट में। आप लोग को यह भी पता है कि PS फर्स्ट भी जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो PS फर्स्ट होता है वो पुनः लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित रूप से यहां से भी जो है बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलेगा। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलेगा इस को, ठीक, इसको उठा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से रिमूव होगा और बाहर की ओर जो प्रोटॉन है यानी स्ट्रोमा में अभी जो प्रोटॉन है और प्रोटॉन के साथ साथ में यहां पर जो है एक चीज होता है NADP। तो ये NADP क्या करता है, ये इस प्रोटॉन से जो है इस इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ता है इससे, और साथ में जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन से क्रिया करता है और ये यहां से आकर के ये NADPS2 के रूप में कन्वर्ट कर देता है। मींस जो प्रोटॉन उस प्रोटॉन का जो यानी प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को पूरा जो है जो फ्री प्रोटॉन थे उस फ्री प्रोटॉन को जो है एक बाइंड NADPS2 में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से जो है रिड्यूस्ड कोएंजाइम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन की वैल्यू है उस प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रोटॉन की वैल्यू अधिक थी, अब जो है सारे प्रोटॉन अंदर के ल्यूमेन में प्रवेश कर गया है। अब जैसे ही ल्यूमेन में आया अब इसमें जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो यानी वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब इसी में एक और प्रोसेस है, इसको मैं थोड़ा यहीं नीचे समझा दे रहा हूं कि इसी में क्या होते हैं, यहीं पर जो है अंदर की ओर यहां पर जिस प्रकार से आप देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम लगे होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर जो एक कपलिंग फैक्टर लगा होता है, कपलिंग फैक्टर लगे होते हैं, कपलिंग फैक्टर जिसे हम CF फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम CF फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये CF फैक्टर जो होता है क्या है, CF ये जो पार्ट होता है यहां तक का ये CF0 है
और ये CF1 होता है। तो ये जो CF फैक्टर होता है, इसका काम होता है कि जो ADP है उस ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ करके ये यहां से ATP बनाएगा। बट क्या ये डायरेक्ट ATP बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ATP बनेगा नहीं, क्योंकि ATP बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी लूज तब होगी जब यहां से प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन निकल करके यहां की ओर आएगा। प्रोटॉन हायर वैल्यू से जब लोअर वैल्यू की ओर प्रोटॉन इंजर्ट करेगा यानी प्रवेश करेगा, तब जाकर के वहां पर ATP बनेगा। तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रोटॉन की वैल्यू यहां पर इंक्रीज कर गई है, प्रोटॉन की वैल्यू यहां पर अधिक है। तो ये यहां से जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इसके थ्रू यहां पर आएगा, और जैसे ही आपको पता है, मैंने बताया है कि जब हायर वैल्यू से कोई भी चीज लोअर वैल्यू की ओर आता है तो वहां पर एनर्जी लॉस होती है, और उसी एनर्जी का उपयोग करके ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से कीमियोऑस्मोसिस की प्रक्रिया यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन जो है वो बड़ी तेजी से जो स्ट्रोमा भाग में था वो यहाँ पर ल्यूमेन यानी कि थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन पार्ट में प्रवेश करता है, और लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर चूंकि लाइट इन्वॉल्विंग ये भी है और लाइट इवॉल्विंग PS फर्स्ट भी होता है, और यहाँ पर बड़ी तेजी से यहाँ पर जो है जो ATP है उस ATP का सिंथेसिस होता है। इसे हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये जो आज का हम लोग का टॉपिक था ये था केमियोऑस्मोसिस, और साथ में आपने देखा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया प्लांट्स में किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से ATP का सिंथेसिस होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।